जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल। हम लोग पॉलिटी का घटना चक्र देख रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबको हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गवर्नर, ठीक है, यानी गवर्नर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस। अब देखिए, अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, लगभग 1000 से ज़्यादा सीट है इस बार यूपीएससी में। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का भी ऐसे ही घटना चित्र का सीरीज लाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का भी, मतलब हर एक सब्जेक्ट का हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, हम लोग अच्छे से डिस्कस कराते हैं। ठीक है, कि उसका क्या अदर पहलू चीज़ों को भी हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है। गवर्नर का जो पहला क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, निर्वाचित राज्यपाल यानी कि क्या कह रहे हैं, जैसे कि अभी क्या है, प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का निर्वाचन होता है। देखिए, चीफ मिनिस्टर का निर्वाचन तो डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। क्योंकि जो विधायक जो होते हैं ना, जो विधायक के बहुमत के द्वारा ही चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का एमपी के बहुमत के द्वारा, यानी जिसको लोकसभा में बहुमत होता है, फिर वो क्या करता है, अपना प्राइम मिनिस्टर चुनता है। ठीक है, तो और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो वैसे ही देखिए क्या कहा गया था कि जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल का भी निर्वाचन होना चाहिए। लेकिन जो संविधान में कुछ हमारे जो लीडर थे, कुछ लीडर इसके पक्ष में थे कि हाँ राज्यपाल का भी निर्वाचन होना चाहिए, और कुछ जो लीडर थे वो उसके पक्ष में नहीं थे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, सेंटर के द्वारा। क्यों, उनका कहना था कि अगर राज्यपाल का भी निर्वाचन होगा तो इससे क्या होगा, इसके पॉलिटिकल तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर के बीच में और राज्यपाल के बीच में क्या होगा, एक तनाव खड़ा हो जाएगा, उसमें दोनों लोग अपने अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों लोग चुन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को खत्म करने के लिए, मतलब इसका ये तनाव उत्पन्न ना हो, उस चीज को खत्म करने के लिए, ठीक है, निर्वाचित राज्यपाल का जो प्रावधान था उसको छोड़ करके, ठीक है, एक सेंटर के द्वारा राज्यपाल अपॉइंट करने का प्रक्रिया को शुरुआत किया गया भारत में। चलिए देखते हैं इसका क्या है। इसका तात्पर्य होता है एक दूसरे नेचर, बिल्कुल इसका तात्पर्य क्या होता है कि यानी कि राज्यपाल के लिए भी निर्वाचन करना पड़ता है, उसके लिए क्या, पैसे का व्यय भी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक, और हो सकता है हर साल में किसी ना किसी स्टेट में राज्यपाल के लिए भी निर्वाचन करवाना पड़ता है। जैसे अभी हर साल में क्या है, हर राज्य हर हर साल हर एक राज्य के लिए चीफ विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, फिर राज्यपाल का भी चुनाव होता है। हर एक साल किसी ना किसी स्टेट में राज्य में चुनाव होते रहता है। ठीक, ये हमारा सही है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर लड़ा जाता है, बिल्कुल निर्वाचन क्या है, प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर लड़ा जाता है। ये बात भी से देख, ये गलत नहीं होगा भाई, इस निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ते, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, बिल्कुल निर्वाचित राज्यपाल क्या करता है, अपने से बड़ा मानता है मुख्यमंत्री से। क्यों बड़ा मानता है, क्योंकि जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो राज्यपाल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो राज्यपाल कहता है, क्या कहता है कि हम भी निर्वाचित हैं, तो और शक्तियां मेरे अंतर्गत ही आती है, तो जाहिर सी बात वो अपने आप को बड़ा मानता है। ठीक, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। राज्यपाल को क्या करता है, संसदीय कार्य प्रणाली के अधीन ही काम करना करना था। जैसे कि राष्ट्रपति का क्या करता है, संसदीय प्रणाली के अधीन काम करता है, वैसे ही राज्यपाल को भी कार्य करना था। इसलिए राज्यपाल का जो निर्वाचन का जो प्रावधान था उसको छोड़ करके उसको अपॉइंट करने का प्रावधान उसको रखा गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। ठीक है, नियुक्त हो यानी कि अपॉइंट हो, या फिर निर्वाचित हो यानी कि इलेक्टेड हो। कृष्णामाचारी, बीजी खेर और जेबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। कौन कौन थे, कृष्णामाचारी, जेबी खेर और जेबी पंत जो थे वो क्या थे, निर्वाचित राज्यपाल के राज्यपाल के पक्ष में थे। जबकि अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता किसके पक्ष में थे, वो नामित राज्यपाल नियुक्ति के पक्ष में थे। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, इस पर बहस होने काफी ज्यादा बहस हुआ, और अंततः अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू को बात को माना गया और राज्यपाल को नियुक्त करके करने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई।
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन? देखिए राज्य सरकार की बात की जा रही है तो कौन हो जाएगा? हमारा राज्यपाल हो जाएगा। और केंद्र सरकार की बात की जाती है तो केंद्र सरकार में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है केंद्र सरकार में? तो वो राष्ट्रपति होता है। और राज्य सरकार में कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया था। आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन दिया गया संविधान संविधान में आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य से संबंधित कथन दिएगा, राज्यपाल से संबंधित कथन दिएगा, उसके बारे में विचार करना है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। देखिए जरूरी नहीं कि आप जन्म से भारत के नागरिक हो गए तभी आपको राज्यपाल बनाना चाहिए। आपको बस भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक। और आयु कितनी चाहिए? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये दो प्रावधान है संविधान में वर्णन किया गया। अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल बनाना अगर आपको बनाना है तो आपको कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए। और आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। तो ये हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है। और देखते हैं। उसे उस लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है। इसको संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा इसका विस्तार से किया गया था। अगर राज्यपाल चाहे तो सब राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? देखिए क्या कह रहा है, राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 157 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? देखिए क्या कह रहा है, राज्यपाल क्या करेगा? अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ये बात सही है। ठीक। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रयोग भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, देखिए ये गलत है। जो शपथ का प्रारूप होता है ना, ठीक है, वो जो संविधान का आर्टिकल 159 होता है ना, जो राज्यपाल का जो मतलब जिसमें वर्णन किया गया उसी के अंतर्गत होता है। यानी जो तीसरी अनुसूची होती है संविधान में उसके अंतर्गत इसका वर्णन नहीं किया गया। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल ये बात सही है। राज्यपाल क्या है? मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, ठीक है, उसके समक्ष क्या है? अपना शपथ ग्रहण करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होता है ना उसके समक्ष क्या करता है? अपना शपथ ग्रहण करता है। ये बात भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई। बिल्कुल बात सही है। शपथ की प्रक्रिया कहाँ दी गई? संविधान के आर्टिकल 159 में दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के गवर्नर के संबंध में बात कर रहे हैं कि राज्यपाल की बात की जा रही है। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बिल्कुल राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। गवर्नर कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार सब पद पर रहते हैं। देखिए वैसे तो गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको 5 साल से पहले भी हटा सकता है और चाहे तो 5 साल से ज्यादा भी के लिए भी उनको अपने पद पे बने रहने के लिए कह सकता है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति नहीं थी। बिल्कुल राज्य की कार्यपालिका शक्ति नहीं थी। सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। बिल्कुल 5 वर्ष के लिए वो पद पर रहते हैं, लेकिन पहले भी हटाए जा सकते हैं या फिर ज्यादा भी रह सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए राज्यपाल से संबंधित कथन सत्य नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। बिल्कुल राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। जी बिल्कुल ये बात भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद में किया जा सकता है। देखिए राज्यपाल को अपने पद से हटाने की व्यवस्था विधायक जो व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं नहीं की गई। राज्यपाल को उनको पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट को, सॉरी, राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
गवर्नर को उनके पद से हटा सकता है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को ही है, और राष्ट्रपति को ही उनके पद से विमुक्त करने का भी अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है, यानी कि डी गलत है हमारा। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखते हैं कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। देखिए क्या कह रहा है, पद से नहीं है, पदावधि, यानी कि जो उसकी उसकी पदावधि है, यानी कि जो 5 साल की बात की जा रही है, अगर 5 साल से पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है, ये कह रहा है कि नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं, 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। ठीक है, 5 साल की अवधि के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है। कब तक बना रहता है? जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता है, तब तक वो अपने 5 साल से भी ज्यादा भी अपने पद पर बना रह सकता है। ये ऑप्शन भी क्या है हमारा? गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? कौन हो जाएगा? ये हमारा राज्यपाल हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही वो नियुक्त होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में देखना है। देखते हैं। भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नहीं नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। भारत में राज्यों का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। ठीक है, ये बात सही है कि राज्यपाल को हटाने का प्रोसेस संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। तो राज्यपाल को कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1956 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। ठीक है, देखते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संशोधन के द्वारा कैसे किया गया था? जम्मू और कश्मीर के राज्य से संविधान में छठे संशोधन के द्वारा इसको बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत संघ राज्यों का प्रशासन, देखिए संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कैसे करता है? अपने अधीनस्थ मैंने उनके अधीन में जो भी मंत्री होते हैं या फिर ठीक है या फिर जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया? कि लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? राधा कृष्णा माथुर को किया गया था। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो जिस स्टेट में आप राज्यपाल रहते हैं उसी स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संसद संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनका जो वेतन और भत्ते होगा ना उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? तो कैसे दिया जाएगा देखते हैं। राज्यपाल की व्यक्त इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, या फिर इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। बिल्कुल, ये राष्ट्रपति मतलब जो भी राज्य हैं उनके बीच में अनुपात में उसको बंटवारा करेगा और उस अनुपात में राष्ट्रपति के द्वारा उसको निर्धारित किया जाएगा और उसका वेतन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है? देखिए विवेकाधीन शक्ति का मतलब क्या हुआ? यानी कि राज्यपाल क्या कह रहा है? राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब क्या हुआ? कि राज्यपाल स्वयं के विवेक से, यानी कि उसके ऊपर उसको सलाह नहीं दिया जा रहा, वो खुद के विवेक से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट देना। बिल्कुल, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करना है तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर स्वयं से निर्णय ले सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति, देखिए मंत्रियों की नियुक्ति तो चीफ मिनिस्टर के यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके खिलाफ की जाती है, ये तो हमारा नहीं होगा।
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, बिल्कुल ये बात भी सही है। राज्य सरकार कार्य संचालन के लिए नियम बनते किए, नियम बनाना तो वो तो मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल बी हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। देखिए राज्य का राज्यपाल क्या है, मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, यानी कि स्वयं विवेक से कार्य कर सकता है। देखते हैं कब करता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बिल्कुल विधानसभा में अगर चाहे तो राज्यपाल क्या कहता है, सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री को जो बर्खास्त करने के लिए भी वो स्वयं का विवेक का कर सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विचारक किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, ये भी सही है। और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, बिल्कुल उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने, उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। क्या कह रहा है, राज्यपाल भारतीय संविधान की निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए, यानी राष्ट्रपति का विचार जानने के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। देखिए राज्यपाल क्या कहता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, यानी कि उनके विचार के लिए। इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 200 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिशें अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा में पूरा स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब क्या करें, यानी कि मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है, उस पर राज्यपाल की पहले सिफारिश, मतलब उसकी सिफारिश होना चाहिए, लेकिन बिना सिफारिश के उसको क्या किया गया, उसको विधानसभा पूरा स्थापित कर दिया गया। ठीक है, और फिर उसको पारित करा वापस राज्यपाल को भेज दिया गया। उस स्थिति में क्या होगा, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान नहीं होगा। ये क्या करे, अविधिमान नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर राज्यपाल अनुमति दे देता है तो वो विधि मान्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, यानी कि वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको भी हम लोग सही मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद को वर्णन किया गया, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, अध्यादेश का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए विधानसभा में कोई कानून बनाना, अगर विधानसभा अपने सतत उसका नहीं चल रहा है, ठीक है, तो जब तक दोनों बहुमत से पास नहीं होता विधानसभा के तहत, तब तक आप कोई कानून नहीं बना सकते। तो उस स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, वैसे ही राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया, किस आर्टिकल का अंतर्गत, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी यह शक्ति है कि राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, वैसे ही गवर्नर को यह अधिकार है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। किस राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। विधानमंडल के अवकाश के दौरान, यानी कि अगर सत्र उनका नहीं चल रहा है विधानमंडल का, ठीक है, तो गवर्नर क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। अनुमोदन होना आवश्यक है, कहाँ आवश्यक है, राज्य की विधायिका द्वारा, यानी कि राज्य का जो विधानसभा होता है उसके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि राज्यपाल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है, देखते हैं। मुख्यमंत्री की होती है, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की होती है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, अब देखिए जो सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ना, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है,
तो उनकी दूरी राज्यपाल के द्वारा तो होती है, यानी गवर्नर के द्वारा होती है, लेकिन उनको पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? उनको पद से प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, अगर उनको पद से हटाना है तो प्रेसिडेंट उनको पद से हटाता है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की भी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाता है, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। देखते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल क्या है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार नहीं। किसको अधिकार है? प्रेसिडेंट को अधिकार है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल वह विधानमंडल का भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए राज्यपाल क्या होता है? विधानमंडल का हिस्सा नहीं, गलत है। राज्यपाल क्या होता है? विधानमंडल का हिस्सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिना उसकी सहमति के कोई भी विधि क्या है? कानून नहीं बन सकता। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, वो हिस्सा होता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। बिल्कुल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं। देखिए न्यायिक शक्ति है, यानी कि राज्यपाल के पास भी न्यायिक शक्ति हो, जैसे प्रेसिडेंट के पास न्यायिक शक्ति होती है, वैसे ही राज्यपाल के पास भी न्यायिक शक्ति होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन है, उसको देखना है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। बिल्कुल राज्य की विधायिका का अंग होता है। ऊपर हमने देखा उसमें क्या था? नहीं था, लेकिन यहाँ होता है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, वो बाकी दंड को तो क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। बिल्कुल उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। बिल्कुल ये भी नहीं सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनको बी क्या है? गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। कथन क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखिए किसी भी कार्य के लिए नहीं, देखिए उनके स्वयं के व्यक्तिगत के द्वारा अगर कोई वो कार्य अगर कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य के कारण पद से पदच्युत किया जा सकता है, करने पर पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हमारा कथन क्या है? वो गलत हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है? कारण सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बात सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। देखते हैं निम्नलिखित में क्या सही सत्य नहीं है। सत्य नहीं उसको देखना है। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा इसका सही से स्कैन नहीं हो पाया है। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति का राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को न्यायालय जांचने के लिए अधिकृत है। ये गलत, मतलब सही नहीं है। ठीक है, न्यायालय नहीं जांच सकता उनके दिए गए सलाह को। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? अभियोग चलाने का प्रावधान किसके विरुद्ध नहीं है? ठीक है, तो इसका राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, देखिए भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। किस राज्य की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी जो उसकी राज्यपाल बनी थी। ठीक है, यह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, 1947 में बनी थी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है इस वृत्त में, यानी महिला दिवस किसकी 13 फरवरी को मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की के याद में मनाया जाता है। ये कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पद्मा नायडू थी। ठीक है, ये पद्मा नायडू कौन थे? पद्मा नायडू सरोजिनी नायडू की बेटी थी। ये हमें ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? देखिए मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? इसका आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हो जाएगा, डी हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और
उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया। ये किसका सुझाव था? ये सरकारिया आयोग का सुझाव था। ठीक है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? 1983 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में, ठीक है, पेश किया था। ये अभी हमें ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ देता है इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो 1988 में किया था। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।